नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बैंक के हिडन चार्जेस के बारे में, जिसमें आपके काफ़ी सारे जो है अलग-अलग तरीके के जो चार्जेस है वो बैंक आपके सेविंग अकाउंट के तौर पर जो है वो अलग-अलग चार्जेस के नाम पे डेबिट कर लेता है। अब आप बोलेंगे कि यार बैंक ऐसे भी कर सकता है? बिल्कुल कर नहीं सकता, वो करता ही है। जानेंगे सारी बातें कि भाई कौन-कौन से हिडन चार्जेस जो है वो आपको लगते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे कि आपको इन जो भी हिडन चार्जेस हैं, उससे आप कैसे बच पाएँगे। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल क्या जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल की केयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक के हिडन चार्जेस के बारे में कि आपको कौन-कौन से चार्जेस जो है वो बैंक आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर लगाता है। देखिए, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि भैया बैंक जो है वो इस तरीके से पैसे कमाता है चूँकि वो हमको लोन देता है, लोन से हमसे जो भी ब्याज वगैरह लेता है, तो उससे जो वो बैंक की कमाई होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो मोड रहते हैं, लेकिन एक सबसे सस्ता मोड ये रहता है कि भैया जो भी कस्टमर है, उनको अलग-अलग तरीके के जो भी चार्जेस हैं, वो लगा दो और जिससे कि हज़ारों करोड़ों रुपए की बैंक की जो है वो अर्निंग होती है। क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरी भी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा ना जाने कितने अलग-अलग जो है वो बैंक के प्रोडक्ट हैं। लेकिन एक ऐसा जो आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब कि भैया पहले से एक कस्टमर है, उसका सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में अलग-अलग तरीके की जो चार्जेस है, वो लगाते जाएँ और धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँ, जिससे कि बैंक ऑटोमेटिक जो है वो पैसे कमाता है। सबसे पहले जो इसी में एक जो चार्जेस है, उसमें सबसे ज़्यादा लगने वाला चार्ज लगता है, वो आता है मिनिमम अकाउंट बैलेंस वाला चार्ज। अब ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस यानी एमओबी चार्जेस की अगर हम बात करें, तो ये जो चार्जेस है वो क्या होता है? आप बैंक में जाते हैं, अपना सेविंग अकाउंट खुलाते हैं। अब सेविंग अकाउंट में अलग-अलग कंडीशन रहती है, जैसे ₹5000 आपको एवरेज मेंटेन करना है, ₹10,000 एवरेज मेंटेन करना है। तो ये अलग-अलग जो है वो चार्जेस के हिसाब से आपसे जो है वो मतलब कहा जाता है और आप नॉर्मली ठीक है ₹5000 ही तो है, ₹10,000 ही तो है। ऐसा कह के आप एक एवरेज मेंटेन वाला जो है वो अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में हमें ये नहीं पता होता है कि आपसे जो चार्जेस लिए जा रहे हैं, आप उसे कब तक मेंटेन रख पाते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, वो बहुत ही मिडल क्लास के नहीं है, वो मिडल क्लास से भी एक लोअर कैटेगरी से है और उसमें जो काफ़ी सारे लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ पर्टिकुलर उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल कंडीशन है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें कभी-कभार आपने देखा होगा कि भैया काफ़ी सारे तो ऐसे भी लोग हैं बेचारे कि जिनके पास में सैलरी आती है और अगले 1 दिन क्या उसी दिन ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ईएमआई में, रेंट में, ग्रोसरी में, पता नहीं जिनदारों से पिछले महीने या उसके पहले से लिए थे, उनको पैसे देने में पता नहीं अलग-अलग तरीके से पैसे वैसे ही कट जाते हैं, बचता तो कुछ भी नहीं है। और जैसे-तैसे वो व्यक्ति पूरा महीना जो है वो थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े पैसे में निकालता है। आप एवरेज मिनिमम की तो हम बात ही छोड़ दें, उसको तो हम व्यक्ति दिमाग ही नहीं लगाता कि यार कितने हैं। और ये जो एवरेज जो चार्जेस जो कटते हैं, इसमें 300 से लेकर ₹600 क्वार्टरली आपसे पैसा लग जाता है। अगर मान के चलिए एक एवरेज व्यक्ति जिसका हर 3 महीने में पैसा कटता है, तो आप ये सोच लीजिए कि इस तरीके से पूरे महीने में 4 बार पैसा कटा, यानी ₹1200 एक मिनिमम बैलेंस से जो है वो कट चुका है। ये 1200, 2400 साल भर का जो भी है वो कटता है। तो आप ये सोच के देखिए कि इस तरीके के कस्टमर आप नहीं है। इसके अलावा भी कस्टमर जो है वो बैंक के पास में काफ़ी सारे हैं जो यही सेम कंडीशन से गुज़र रहे होते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, आपके पास में जो भी खाता है, वो आप एक बार देखिए कि क्या आपके पास में जो मिनिमम अकाउंट एवरेज मेंटेन करने वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है, क्या वो मेंटेन कर रहे हैं? अगर मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसे डिग्रेड करवा दीजिए या फिर ज़ीरो अकाउंट वाला जो है वो खाता खुलवा दीजिए, ताकि इस तरीके के चार्जेस से आप बच पाएँगे। दूसरा जो चार्ज आता है वो आता है एटीएम के ट्रांज़ैक्शन के ऊपर लगने वाला चार्ज। अब ये जो एटीएम के ट्रांज़ैक्शन है, वो नॉर्मली ऐसा लगता है कि मान के चलिए अलग-अलग जो बैंक रहती है, इनके खुद के बैंक, जैसे मान के चलिए सपोज़ एक एक्स बैंक है और उस एक्स बैंक के एटीएम से पूरे महीने भर में आप जो भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जैसे महीने में आपको जो बैंक रहती है वो ये बोलती है कि भैया आपको जो हम एटीएम दे रहे हैं, इस एटीएम से आप मेरे बैंक के एटीएम में जाइए और वहाँ से आप महीने में 3 बार या फिर महीने में 5 बार, आपके बैंक अकाउंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आपको जो ट्रांज़ैक्शन है वो एटीएम से पैसे निकालने के फ्री मिलते हैं। अब उसके बाद में अगर आप पैसे निकालेंगे, तो फिर चार्जेस कटेंगे। पहली कंडीशन तो ये हो जाती। अब दूसरी कंडीशन ये होती कि भैया एक्स बैंक में मेरा खाता है और चूँकि मेरे जो घर के पास में है एक वाई बैंक है, जिसका नियर बाय में एटीएम है। अब मैं एक्स बैंक के खाते के लिए उतनी दूर तो जा नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि इमरजेंसी मुझे चूँकि अभी पैसे चाहिए, तो मैं एक वाई बैंक में जाता हूँ, वहाँ से पैसे निकाल लेता हूँ। तो वहाँ पर भी आपको ₹15 से लेकर ₹25 तक पर ट्रांज़ैक्शन का जो है वो एटीएम से विथड्रॉल चार्ज भी लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपने खाता खुलवाया हुआ है, वो नियर बाय वाले इसमें ही हो, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा एटीएम ब्रांचेस हो या फिर आपके घर के पास में ही कहीं न कहीं जो बैंक है वो हो, ताकि आपको एटीएम से ट्रांज़ैक्शन पे जो लगने वाला चार्ज है, वो ना लगे, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक कॉमन चार्ज लगता है, वो होता है एसएमएस अलर्ट चार्ज।
अब ये वैसे तो देखा जाए तो आपसे बैलेंस इंक्वायरी का भी चार्ज लेते हैं, क्योंकि ये बैंक हमेशा ये बोलती है कि भैया हम आपको हर हफ्ते में एक बार या फिर जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर, या फिर महीने में अलग-अलग बार जो एसएमएस अलर्ट आते हैं आपको, इसका भी बैंक अपनी तरफ से नहीं, वो आपसे ही चार्ज लेती है, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो एसएमएस अलर्ट चार्ज ले भी इसलिए रहे हो। तो ये जो है वो आपसे क्वार्टरली, कुछ में मंथली ऐसे चार्ज लगता है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी बैंक में आपका खाता हो जिसके अंदर बहुत ही नॉमिनल जो है वो चार्जेस आपको पे करने पड़े। साथ ही इसके अलावा भी दूसरे जो चार्ज होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कैश डिपॉजिट और विड्रॉल चार्जेस। अब आपने बोला होगा कि यार कैश डिपॉजिट करने पे कौन सा चार्ज है या फिर पैसे निकालने पे कौन सा चार्ज? बिल्कुल ऐसे चार्जेस लगते हैं, क्योंकि आपने इतने बड़े, अभी तक हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए हो, लेकिन 5 लाख 10 लाख रुपए या बड़े अमाउंट के ऊपर अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो भी उस कंडीशन में आपको चार्जेस पे करने होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग चीज़ें रहती है, तो उस कंडीशन में भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरा, जैसे जो स्टेटमेंट रहता है या फिर जो पासबुक रहते हैं, उसके भी आपसे बैंक चार्ज लेती है। कभी-कभार वैसे पासबुक की एंट्री की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो ख़ैर बाय डिफ़ॉल्ट फ्री रहती है, लेकिन पासबुक बार-बार आप लेते हैं, उसका भी कुछ बैंक चार्ज ले लेती है। इसके अलावा एक और चार्ज लगता है, वो लगता है आपका रिप्लेसमेंट का चार्ज। अभी जो रिप्लेसमेंट का चार्ज होता है, वो ये होता है कि मान के चलिए जो भी आपके पास में डेबिट कार्ड है, अब ये डेबिट कार्ड खो गया है या फिर वो डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में आपसे एक रिप्लेसमेंट का भी चार्ज लिया जाता है। इसमें एक चार्ज और लगता है, वो ये लगता है कि भाई साल भर हो गए आपके, तो साल भर के बाद में हो सकता है कि वो एक उसको मेंटेन करने का चार्ज ले ले, या फिर अकाउंट को मेंटेन करने का भी एक ईयरली चार्ज जो है वो लग जाता है। तो ऐसा अलग-अलग चार्जेस लगता है। अगर आप पूरे साल भर में लगने वाले चार्जेस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बैंक आपसे अलग-अलग तरीके से कितने चार्ज ले लेती है। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ बैंक आपका जो इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है या फिर डोरमेंट अकाउंट हो जाता है, उसको वापस से एक्टिव करने का भी चार्ज लेती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये डोरमेंट और ये वाली चीज़ें तो मुझे वैसे ही नहीं पता है। देखिए, जो 3 महीने या 6 महीने अलग-अलग डोरमेंट अकाउंट के अलग-अलग कंडीशन होती है कि भैया अगर आपने 3 महीने या 6 महीने में कुछ भी ट्रांज़ैक्शन, चाहे पैसे लेने का हो, चाहे वो पैसे निकालने का हो, चाहे वो पैसे डालने का हो, यानी डिपॉज़िट और विथड्रॉल दोनों कंडीशन में कोई सा भी एक ट्रांज़ैक्शन पूरे 3 महीने या 6 महीने की कंडीशन में, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अगर आपने वो ट्रांज़ैक्शन नहीं किए तो आपका जो खाता है वो इनएक्टिव अकाउंट मान लिया जाता है और वापस से उसे एक्टिव करवाने के भी कुछ चार्जेज़ जो है वो आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर फॉरेन मार्कअप चार्ज जो है वो अलग-अलग कंडीशन है, कुछ में फ्री भी रहती हैं, कुछ में अलग परसेंटेज रहता है, वो अलग चार्ज लगता है। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया सोच समझ कर ही बैंक के जो चार्जेज़ हैं उसको ध्यान से देखें। एक मेरे परिचित मित्र हैं, अब उन्होंने एक एक्स बैंक में एक ₹10,000 का एवरेज मेंटेन बैलेंस वाला खाता खुलवाया था। अब चूँकि वो एवरेज वाला था, अब उनके पास में ऐसा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ₹10,000 उन्होंने एक मेंटेन करके छोड़ दिया कि हाँ भैया अब इसको देखना नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद में उन्होंने, चूँकि अब एसएमएस वगैरह भी आए होंगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एसएमएस अलर्ट के नाम पे पैसे कट गए। अब चूँकि एसएमएस अलर्ट के नाम पे उनके पैसे कट गए, तो वो ₹10,000 का जो अमाउंट था, वो ₹15 कटे या ₹25, जो भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक पे। अब मान के चलिए ₹15 कटे, तो अब उनका बैलेंस हो गया ₹9,985। ये 3 महीने की बात कर रहा हूँ। तो उनका जो मिनिमम अमाउंट वाला क्राइटेरिया था, वो मीट नहीं हुआ, तो अब बैंक ने दूसरी पेनल्टी वहाँ पे लगा दी। फिर 3 महीने बाद वो एसएमएस अलर्ट के फिर से पैसे कट गए, लेकिन मिनिमम अकाउंट बैलेंस वाला फिर से पैसे कट गए। मतलब एक तरीके से वो पैरेलली एक कट रहा है, लेकिन दूसरे भी चार्जेज़ जो है वो कटते जा रहे हैं। और एक टाइम के बाद में अगर वही वाली बात 1 साल 2 साल बाद अगर व्यक्ति देखे तो वो पैसा आधा भी नहीं रह जाता। ये बात कर रहा हूँ 10,000 के हिसाब से। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सोच समझ के ही जो भी चार्जेज़ है, उसका ध्यान रखें। अब जो भी हिडन चार्जेज़ है, ये तो मैंने आपको दोस्तों बता दी। अब हम भैया हिडन चार्जेस से कैसे बचा सकते हैं, यानी किस तरीके से हम उसको एक्चुअल में निपट सकते हैं इन चीज़ों से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास में कोई सेविंग अकाउंट है या आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, ज़ीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाइए। उसमें किसी भी तरीके का दिमाग, भाई जब कोई अलर्ट लगेगा, कोई चार्जेस लगेंगे, पैसे रहेंगे तो कटेंगे ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आ गई कि आपका जो भी चार्जेस कट रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मिनिमम अकाउंट बैलेंस की भी यहाँ पर, कि भाई मिनिमम अकाउंट बैलेंस में 5,000 ₹10,000 कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भैया, हमारा ज़ीरो बैलेंस है, अगर उसमें ₹100 ₹500 ₹1000 पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ज़ीरो अकाउंट बैलेंस वाला खाता खुलवाया है। अब हम बात करते हैं कि भाई ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन जो है, वो आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे कि फ़ोन पे है, गूगल पे है, नेट बैंकिंग है, यानी हर बैंक की अपनी जो पर्सनल ऐप आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के अगर जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो पहला तो ये है कि आपका जो डोरमेंट इनएक्टिव अकाउंट वाली जो कंडीशन है, वो भी नहीं होगी। ईज़ी तरीके से कितना बैलेंस है, वो भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि आपको एटीएम के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना इनकी ब्रांच पर जाना पड़ेगा। आप एटीएम में जाएँगे, फिर उसमें वही कंडीशन है,
तो कहीं न कहीं इससे एक आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि भई ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन आप जो कर रहे हैं, तो उसमें आपको अलग से ऐसे कोई चार्जेज़ नहीं देने पड़ रहे हैं। स्पेशली बात कर रहा हूँ नेट बैंकिंग और यूपीआई को लेकर। इसके अलावा हम बात करें, तो जो भी आपके पास में स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट को आप मंथली या जब भी आपको समय मिलता है, आप चेक करते रहिए। अब एक बार देखिए, मंथली में जब भी वो स्टेटमेंट जनरेट होता है, सिर्फ़ आपका 1 मिनट लगता है वो स्टेटमेंट को डाउनलोड करके चेक करने में। आपको ये देखना होगा कि भैया इसमें बैंक ने इस तरीके के कोई ऐसे हिडन चार्जेस तो नहीं काट लिए जो आपको पता ही नहीं है। चाहे वो मिनिमम अकाउंट बैलेंस को लेकर हो, चाहे वो एसएमएस अलर्ट को लेकर हो, अलग-अलग जो भी चार्जेस है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही जो भी बैंक में आप मान के चलिए खाता है आपका, तो उनके जो कस्टमर सपोर्ट है, उसकी जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। आपको कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप उनके कस्टमर केयर में या तो कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। अब ये कॉल करने की बात इसलिए कर रहा हूँ, जब आपके मान के चलिए चार्जेस भैया कट गए, अब कट गए तो क्या है? अगर कट भी गए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं कि भैया ये चीज़ें मेरे साथ में हो चुकी है। तो मेबी चांसेस वो होते हैं कि आपके जो चार्जेस है, वो वेव्ड ऑफ हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर मान के चलिए ₹100 पे आपके जो जीएसटी लगे हैं, तो वो जीएसटी कभी भी रिटर्न नहीं होता है। ये डिपेंड करता है केस टू केस। लेकिन मैक्सिमम केस में यही देखा गया है कि जो अमाउंट लगता है वही वापस होता है। जीएसटी वाला अमाउंट कभी भी वापस नहीं होता है। मेबी अगर आपको वापस हो जाए, बहुत ही अच्छी बात होती है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने के बाद में अब आप समझ गए होंगे कि बैंक कैसे आपसे हिडन चार्जेस लेता है। और ये वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा होगा, तो ये भी समझ गए होंगे कि भैया आप किस तरीके से इन हिडन चार्जेस से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ में भी इस तरीके की कोई चीज़ें बीती हुई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि भैया आपके हिसाब से कौन-सा बैंक सबसे ज़्यादा चार्जेस जो है वो आपके अकाउंट के ऊपर लगाता है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य भलते वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।